दोस्तों नमस्कार। जजमेंट राइटिंग के पेपर के कुछ और डाउट्स मेरे पास आए हैं। आइए हम एक एक करके उनको सॉल्व करते हैं। एक डाउट आया कि सर सेक्शन 109 का यूज़ कब करना है और 34 का कब करना है। 34 का मैं बता चुका हूँ। देखो 34 में कॉमन इंटेंशन पहले दो लोग बनाते हैं और इसके फर्दरेंस में वो कोई एक्टिविटी करते हैं। अब दो लोगों ने किसी को मारने का प्लान, अब आपने देखा होगा बहुत सारे जजमेंट में बात आ चुकी है कि वो जो कॉमन इंटेंशन होता है वो पहले भी फ्रेम हो सकता है, एट द स्पॉट भी वो हो सकता है ना। सेक्शन 34 के डिफरेंट केस लॉस में आपने सारी बातें पढ़ी होगी। अब जब कॉमन इंटेंशन में कोई व्यक्ति जाता है तो समझने वाली बात ये कि मान लो ए और बी ने अगर सी को मारने का प्लान बनाया और सी को मारने के लिए बीच में जितने भी लोग आते हैं, है ना, एम आया, पी आया, जेड आया, जितने भी लोग आते हैं, है ना, मान लो अगर ए ही गया मारने, बी मारने नहीं गया है ना, बी बाहर ही खड़ा है कि तू एक काम कर अंदर मार के आ जा, किसको, सी को। जब ए घर के अंदर जाकर सी को मारने गया और सी के पहले उसने एम को भी मारा, पी को भी मारा और जेड को भी मारा, तो सवाल है कि क्या बी इनके लिए भी लायबल होगा? बिल्कुल होगा। बी विल बी लायबल फॉर सी, एम, पी और जेड, सबके लिए वो लायबल होगा। ठीक है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपका कॉमन इंटेंशन किसी व्यक्ति के बारे में था या सबके बारे में था। इन फर्दरेंस ऑफ सच कॉमन इंटेंशन, अपने उस मकसद को पाने के लिए, अपनी मंजिल को हासिल करने के लिए आपने बीच में जितने भी रोड़े आए थे, जितने भी पत्थर आए थे, जितनी भी मुश्किलें आई थी, जितनी भी समस्या आई थी, उन सब के लिए कौन जवाबदार है? आप भी जवाबदार हो। लेकिन 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 मान लो अंदर जाके चोरी कर लेता है तो उस चोरी के लिए जवाबदार नहीं है बी। अंदर जाके वो 354 का कोई ऑफेंस कर देता है घर में किसी महिला से, तो उसके लिए बी लायबल नहीं है। उनके कॉमन इंटेंशन के फर्दरेंस में जो होगा उसी के लिए लायबल होगा, बाकी के लिए वो लायबल नहीं होगा। ये 34 क्लियर है। अब 109, जब ए बी को अबेट करता है, ए ने मारा नहीं है, ए ने बी को बोला है कि इसको मार। जब ए बी को मारा था तो उसने उसको चाकू दे दिया। जब आप इस तरह की कोई हरकत कर रहे हो, जब ट्रांसफर इंटेंशन एक व्यक्ति से दूसरे को ट्रांसफर किया जा रहा है, उसको भड़काया जा रहा है, उसकी मदद की जा रही है, ऐसी परिस्थिति में आप 109 लगाएंगे, है ना। देखो अबेटमेंट में दो व्यक्ति होते हैं, एक होता है एक्चुअल ऑफेंडर, उसके ऊपर तो 325 ही लगेगा। लेकिन जिस व्यक्ति ने ए को भड़काया होगा, मान लो बी ने, तो बी के ऊपर लगेगा 325/109। क्यों? क्योंकि क्या करा है? बी ने भड़काया है। अब एक और सवाल आपके मन में होगा कि 114 कब लगेगा। देखो ए ने बी को अबेट किया, मान लो 325 को ऑफेंस करने के लिए, है ना। बी गया ऑफेंस करने के लिए और बी ने क्या करा? 325 कारित कर दी। लेकिन जब वो करने गया था इस घटना को, तो वहां पर क्या हुआ? वहां पर आपका ए बी पहुंच गया देखने के लिए, कंफर्म करने के लिए कि मार रहा है कि नहीं मार रहा है। तब ऐसी स्थिति में 114 लगेगा, है ना। तो वही एक के ऊपर क्या लगेगा? 325 और एक के ऊपर लगेगा 325/114, है ना। यही माना जाएगा कि आप इन्हें उसको, मतलब यू डीम्ड, आपने ऑफेंस तो नहीं करा है पर ऐसा डीम किया जाता है कि आप इन्हें वो अपराध किया है। नेक्स्ट डाउट, एक सवाल ये कि सर क्या जो पैराग्राफ 3 है जजमेंट राइटिंग में, पैरा 3, पैरा 4, जहां पर प्रोसिक्यूशन की, प्लेंटिफ की, डिफेंडेंट की स्टोरी लिखी जाती है डिफेंस की, क्या उसको स्किप कर सकते हैं? किताबों में कई बार किया हुआ है ना, कि चूंकि क्वेश्चन पेपर में ये दिया हुआ है इसलिए हम इसको रिपीट नहीं करते। किसी भी स्थिति में नहीं करना है। आई रिपीट, पैराग्राफ 3, पैराग्राफ 4 चेक होते हैं, इनके नंबर है, आपको कभी भी नहीं करना। आपको उसको प्रिसाइज करना है ना। आपको जो समराइजेशन सिखाया जाता है ना पेपर 2 में जो पूछते हैं, और जो सिखाया जा रहा है आपको समराइजेशन, वो क्यों सिखाया जा रहा है? वो प्लेंटिफ की स्टोरी प्रिसाइज करना आपको आना चाहिए, क्योंकि जब आप सही में भी जज बन जाओगे तब भी आपको प्रिसाइज राइटिंग, समराइजेशन काम ही आएगी। ठीक है, तो इसीलिए आपको पैरा 3 और पैरा 4 को पूरा मेंशन करना है। बिल्कुल इस बात का ध्यान रखेंगे। ऐसा नहीं लिख के आना है कि क्वेश्चन पेपर में चूंकि दिया हुआ है तो रिपीट नहीं कर रहे, नहीं, पूरा आपको प्रॉपर लिखना है। पर कोशिश करना है कि 1/3 में लिखो। अब दिक्कत पता है क्या होता है? कई बार जुडिशरी के इस एग्जामिनेशन में देखो, प्रिसाइज राइटिंग ऐसा नहीं कि दुनिया के हर पैराग्राफ को प्रिसाइज कर सकते हो। प्रिसाइज राइटिंग के पैराग्राफ के भी क्वेश्चन अपने आप में अलग होते हैं। तो जैसे प्रोसिक्यूशन स्टोरी है, अब वो ऑलरेडी अपने आप में प्रिसाइज करके उन्होंने दिए, उन्होंने कोई प्रैक्टिकल जजमेंट उठाते हैं, उसकी कहानी को प्रिसाइज करते हैं,
जब ऑलरेडी आप कहानी को प्रिसाइज कर चुके हो महोदय तो हम कितना कर पाएंगे। तो नियम क्या बोलते हैं प्रिसाइज करके आपको 1/3 में करना है। 1/3 में तो भैया संभव ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। तो आप क्या करिए भैया, आप है ना अराउंड 40% to 45% अगर आप कर देते हो उसको रिड्यूस, है ना, मतलब 100 शब्दों की बजाय 45 शब्दों में काम करोगे तो भी आप ठीक हो। 33 के लफड़े में मत पड़ना, क्योंकि देखो आपको है ना दोनों ही चीज करना है। आपको जो महत्वपूर्ण चीज है प्रोसिक्यूशन, आप उसको स्किप भी नहीं कर सकते और आप उसको लेंथी भी नहीं कर सकते। तो इस बात का आपको भैया बिल्कुल ध्यान रखना है। प्रिसाइज राइटिंग के क्वेश्चन में भी कई बार क्या होता है, कई बार वो जो क्वेश्चन दे देते हैं वो मतलब चार्जशीट दे देंगे आपको। अब दिक्कत ये है ना कि वो प्रिसाइज राइटिंग के क्वेश्चन 2 प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। एक जिसका प्रिसाइज करना संभव है, जिसका बाकी है। अब वो गन्ना एक बार निकल चुका है मशीन में से, उसके बाद बोल रहे कि इसमें से निकाल, संभव ही नहीं है सर। तो वो क्वेश्चन में वो गन्ना आ रहा है कि वो एक बार वो मशीन में से निकला हुआ गन्ना आ रहा है, डिपेंड करता है। तो कई बार वो मशीन में से निकला हुआ गन्ना आ जाता है ना, तो उसका 1/3 करना बड़ा अपने को मुश्किल होता है। तो डिपेंड करता है, अगर ऐसा गन्ना आ जाए तो आप क्या करिएगा 40% 45% तक करिएगा, क्योंकि उसके इंग्रेडिएंट्स भी, कंटेंट भी महत्वपूर्ण है। केवल साइज छोटी करने से मतलब नहीं है, क्वालिटी भी खराब नहीं होना चाहिए। इस बात का अपने को ध्यान रखना है। और नेक्स्ट डाउट में और देख लेता हूँ, मध्य प्रदेश के क्रिमिनल निर्णय प्रारूप में, हाँ, एक क्रिमिनल जजमेंट के फॉर्मेट में बदलाव आया है और ढेर सारे बच्चों का सवाल है और ढेर सारे इसके ऊपर ओपिनियन भी। और देखो आप अगर किसी व्यक्ति से पूछोगे कि सर क्या हमें अच्छा काम करना चाहिए, तो कोई मना बोलेगा क्या? आप उससे पूछोगे सर माँ बाप के पैर दिन में 25 बार पढ़ना चाहिए, कोई दिक्कत तो नहीं, तो कोई मना बोलेगा क्या? सवाल ये कि क्या 25 बार माँ बाप के पैर दिन में पढ़ सकते हो? क्या समय है क्या? देखो है ना, बस इसी बात को समझना है कि क्रिमिनल जजमेंट का जो है नया फॉर्मेट है, उसने क्रिमिनल जजमेंट को थोड़ा सा लेंदी करा है, ठीक है। देयर आर 2 ओपिनियंस और मैं अपना ओपिनियन नहीं दूंगा, अंतिम निर्णय आपको स्वयं लेना है। मैं आपको निर्णय आपको कैसे लेना है वो मैं आपको सिखा दूंगा। आप पहले तो चेक कर लीजिए कि 3 घंटे में आप पुराने पैटर्न से जजमेंट राइटिंग लिख पा रहे हो, इश्यूज, चार्जेस और सारी चीज प्रॉपर कर पा रहे हो। अब मैंने अभी कॉपी चेक करा था टेस्ट सीरीज की, अभी उसमें मैंने केवल एक ही चार्ज दिया, मतलब है ना जो 2 एक्यूज कर दिया और एक ही ऑफेंस कराया। उसके बावजूद उस बच्चे ने क्या करा, उसने चार्ज ऑन ए बना दिया और नीचे लिख दिया कि बी के ऊपर भी ऐसा कैसा चार्ज। तो ये गलत बात है यार। अगर मैं चार्ज आपको 3-4 दूं और आपको 3 की बजाय 6 करना पड़े 2 एक्यूज के चक्कर में, तो आप लिख दो अगर कि सेम ऑन ए या सेम ऑन बी, तो मैं एक बार कंसिडर करूंगा। पर जब मैंने दिया ही एक ऑफेंस है और 2 एक्यूज है अगर, तो आपको दोनों के पूरे चार्ज बनाने चाहिए ना, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो जो आपका फुल फॉर्मेट है ना, तो इस तरीके से अगर आप, तो यहां पर कॉम्प्रोमाइज मत करना। तो अगर आप चार्जेस प्रॉपर कर रहे हो, अगर आप इश्यू प्रॉपर कर रहे हो, अगर आपका क्रिमिनल जजमेंट पूरा हो रहा है, सिविल हो रहा है, और उसके बाद आपके पास करीब करीब 10 से 15 मिनट है, ऐसी परिस्थिति में आप नए क्रिमिनल फॉर्मेट को अपनाइए। पर मेरा कहना है कि अगर आपका समझौता मार्शलिंग से हो रहा है, अगर आपका समझौता एप्रिसिएशन से हो रहा है, अगर आपका समझौता क्वालिटी से हो रहा है जजमेंट के अंदर की, तो नए फॉर्मेट को आपको नहीं अपनाना चाहिए। मैं इसका कारण बता रहा हूं। एक, आज से कुछ समय पहले, कुछ साल पहले फॉर्मेट के नंबर 10 से 15 करीब हुआ करते थे। तो अगर आपने मिनिमम फॉर्मेट भी लिख दिया तो आपको 10-15 नंबर मिलते थे, और 10-15 के बाद फिर आपकी मार्शलिंग, एप्रिसिएशन और बाकी चीजों के नंबर आपको मिलते थे। तो करीब करीब बच्चों के 25, 30, 35 नंबर आ जाते थे। लेकिन आज 10, 15, 20 नंबर ही मिल रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में इस बात को समझना होगा कि फॉर्मेट के नंबर नहीं दिए जा रहे हैं, क्योंकि बच्चों को 4-4, 5-5, 7-7, 8-8 नंबर भी आए, जबकि उन्होंने फॉर्मेट पूरा सही बनाया, काफी कुछ तो मार्शलिंग, एप्रिसिएशन भी करी है। तो महोदय जब फॉर्मेटिंग के नंबर है ही नहीं, जब मिल ही नहीं रहे, तो मैं फॉर्मेट को लंबा करके क्यों नुकसान करूंगा? अच्छा, अगर टाइम है तो फॉर्मेट बनाइए, इनकार नहीं है, मना नहीं है, गलत नहीं है। पर अगर कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, देखो आपको सिलेक्ट करना है प्रायोरिटी। क्या आपकी प्रायोरिटी क्या है? आपकी प्रायोरिटी वो चीज है जिसके नंबर मिल रहे हैं। नंबर किसके मिल रहे हैं? मार्शलिंग के, एप्रिसिएशन के। एक एक पैराग्राफ में जो हम एप्रिसिएशन करते हैं वो गलत है, वो एक साथ जो एप्रिसिएशन करते हैं गलत है। वो अलग अलग ऑफेंस का अलग अलग एप्रिसिएशन होना चाहिए। 294 पे अलग बात होना चाहिए, 500 पे अलग होना चाहिए, 451 पे अलग होना चाहिए, 323-25 पे अलग होना चाहिए। अगर आप इन सब का एप्रिसिएशन करोगे तो आपको कम से कम 3 से 4 पैराग्राफ का देखा जाएगा तो एप्रिसिएशन होगा। अब ऐसी परिस्थिति में अगर आप एप्रिसिएशन को छोटा सा पैराग्राफ करके उस फॉर्मेट को बढ़ा दोगे और फॉर्मेट के नंबर है नहीं, तो ये तो फैसला गलत ही होगा ना।
तो इस तरीके से आप निर्णय ले। मैं फिर कह रहा हूं, अगर आप किसी भी व्यक्ति से पूछोगे कि सर वो एक नया फॉर्मेट आया है, आप किसी भी जज को फोन लगा लो, किसी भी टीचर को, फैकल्टी को, किसी को भी फोन लगा लो, वो क्या बोलेगा, हाँ हाँ भैया पूरे करना है। कोई क्यों मना बोलेगा आपको? लेकिन सवाल मना बोलने का नहीं है, सवाल इस बात का है कि प्रायोरिटी क्या है। मैं मना नहीं बोल रहा हूं आपको कि नहीं करना है, पर मैं आपके सामने सवाल रख रहा हूं कि क्या उसके नंबर है मिले। आप देख रहे हो पिछले 2 सालों में, पिछले 3 सालों में जो स्थिति है, क्या जजमेंट राइटिंग में फॉर्मेटिंग के नंबर है? अगर नंबर है तो फिर बच्चों के 4-5 नंबर क्यों आ रहे? फिर बच्चों के मैक्सिमम 15 नंबर क्यों आ रहे, 20 नंबर क्यों आ रहे? सवाल है ना ये। तो इन सवालों के जवाब होना चाहिए। जब जिस चीज के फॉर्मेट के नंबर है ही नहीं, उसमें आप फॉर्मेट पे मेहनत करो, गलत है। जिस चीज का नंबर है मार्शलिंग के, एप्रिसिएशन के, आप हम उस पर मेहनत नहीं करें, उसके 2 पैराग्राफ बढ़ा दो, क्वालिटी बढ़ा दो, नंबर मिलेंगे। तो इस तरीके का आपको फॉर्मेट, देखो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ना है। मैंने व्यक्तिगत रूप से भी बात करी है ना, इस बारे में चर्चा भी करी है, पूछा भी है, तो यही रिप्लाई है कि इतना कोई ध्यान नहीं देंगे फॉर्मेट के ऊपर, है ना। क्योंकि फॉर्मेट देखो, अब जो फॉर्मेट आया है, कुछ नहीं करना है, डब्बे बनाने। एक, अपने पास इतने लोग नहीं है कि डब्बे में सब फिट हो जाए, है ना, सारे डब्बे अपन भर भी नहीं पाएंगे। नंबर 2, वो जो डब्बे वाला काम होता है ना, वो जज साहब खुद नहीं करते। जज साहब उसको अपने डायरेक्शन में अपने बाबूजी से करवा लेते हैं, अपने बाबू से करवा लेते हैं। तो वो क्लेरिकल काम है एक प्रकार से, कि कितने गवाह थे, प्रोसिक्यूशन के कितने थे, डिफेंस के कितने थे, ये कितने थे, वो कितने थे। अब ये जज साहब खुद तो करेंगे नहीं जज बन के, तो आप जज बन के जो एग्जैक्टली आपको करना है उसके आपको नंबर देंगे ना। अरे आप समझना, आपकी परीक्षा हो रही है सिविल जज की, अब ये परीक्षा आपकी क्या चेक करना चाह रहे हैं? वो चेक करना चाह रहे हैं कि आप में जज की कितनी समझ है ना, क्लेरिकल स्टाफ की कितनी समझ है, उनको नहीं मतलब है। तो वो सारे काम, जैसे फॉर्मेट में थोड़ी बहुत गलती हो भी जाए, है ना, कि रजिस्ट्रेशन नंबर है, CNR नंबर है, फाइलिंग नंबर है, डेट ऑफ इंस्टीट्यूशन है, कभी इसमें ऊपर नीचे हो भी जाए, गलती हो भी जाए तो माफ हो जाती है। क्योंकि फॉर्मेट आपको 1 घंटे में सिखा सकते हैं, चीजें कैसे करना है आपको 1 घंटे में सिखा सकते हैं, पर मार्शलिंग, एप्रिसिएशन और आपकी सोच जो आप पेपर में छोड़ के आते हो उसको नहीं बदल सकते। तो फॉर्मेट तो एक ऐसी चीज है ना, वो तो समय के साथ बदलेगा, है ना। फॉर्मेट तो कोई, है ना, क्लेरिकल स्टाफ भी फॉर्मेट समझ सकता है, याद कर सकता है, अपडेट कर सकता है, पर जो चीज जजमेंट राइटिंग में हमको दिखानी है वो मार्शलिंग और एप्रिसिएशन में अपना दम दिखाना है ना। अखाड़ा असली वो है और नंबर भी उस अखाड़े के ही मिल रहे। तब ऐसी परिस्थिति में आप स्वयं निर्णय करिए कि अगर आपके पास समय है, अगर आप बाकी पेपर से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर पा रहे हो, बाकी क्वालिटी परफेक्ट है, उसके बाद भी टाइम बच रहा है, ऐसी स्थिति में मैं आपसे कह सकता हूं कि आप बिल्कुल नए फॉर्मेट का इस्तेमाल करिए। पर अगर आपका जजमेंट रिस्क पे है, आपका एप्रिसिएशन मार्शलिंग के पैराग्राफ रिस्क पर है, आपका पेपर पूरा न होना रिस्क पर है, ऐसी परिस्थिति में नए फॉर्मेट को अगर नहीं अपनाएंगे तो भी आपका काम चल जाएगा। और भी दोस्तों, जो भी सवाल आपके किसी भी प्रकार के लॉ से, तो वो आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार।